हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में आज हम बात करेंगे बच्चों आवेशों का वितरण। आवेशों का जो वितरण है आपके सिलेबस में बच्चों 3 प्रकार से है। एक तो रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और बच्चों आयतन आवेश वितरण। देखो चैप्टर 1 में जितने भी टॉपिक हैं धीरे धीरे करके मैं कंप्लीट कर रहा हूं और अभी जो थोड़ा सा धीरे करके क्लास आ रहा है और जैसे जैसे बच्चे जुड़ते जाएंगे क्लासेस फास्ट होती जाएगी। इसलिए तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने 1-2 दोस्तों को शेयर करें, ज्यादा नहीं। यदि 100 बच्चा देख रहा है, 2 दोस्त को शेयर करेगा तो वो जाकर के 300 बच्चे हो जाएंगे। और जब 500-1000 बच्चे भी जुड़ जाते हैं ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कुछ मिल रहा है, तो फिर प्रॉफिट है ना। नहीं तो फिर उसी चैप्टर में भी लगे रह गए, है ना। देखो कब से शुरू कर रहे हैं, लेकिन मोटिवेशन जब कब भाई आपका सपोर्ट जब फुल रहता है ना तो बेहतरीन क्लास लाने के लिए भी मजा आता है, क्योंकि इसके पीछे आप सबको पता है कि बड़ा मेहनत लगता है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर आज का क्लास हम मुख्य रूप से देखेंगे बच्चों। आप देख सकते हैं पहला तो आपका रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण और फिर लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक हम समझेंगे स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना, यानी समानता और असमानता दोनों चीज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आप सबको पता होगा आवेश वितरण के बारे में। जैसे मान लीजिए 2 वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाए, 2 वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाए तो एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है उस पर धनावेश आ गया और बच्चों जिस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया उस पर ऋणावेश आ जाता है। ऐसे ही किसी भी सतह पर आवेश का वितरण हो सकता है। सतह को घर्षण कराया जाए, पूरे पदार्थ को ही घर्षण करा दिया जाए, या कोई एक चालक तार है बच्चों उसका घर्षण कराया जाए तो उसमें भी आवेश का वितरण हो सकता है। बात को समझ में आया भैया? आप लोग थोड़ा समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, फलस्वरूप उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है सर। जैसे हमने पेन को अपने बाल से रगड़ा और जैसे ही जमीन की सतह पर ले जाते हैं तो डस्ट इस पे चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि बाल और इस पेन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, फलस्वरूप इसमें चार्ज उत्पन्न हो गया। चार्ज होने के कारण किसी वस्तु को आकर्षित करता है। ऐसे हम किसी एक सरल रेखा पर है ना आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। किसी पृष्ठीय सतह पर, पृष्ठ का मतलब होता है बच्चों जैसे हमारा ये मान लीजिए बुक है, ये हमारा बुक है, आपको दिख रहा होगा बुक है, ठीक है। ये ऊपर वाला सतह जो है ये पृष्ठ है। और बच्चों यदि इसमें सरल रेखा की बात करें, जैसे किसी आप किनारे भाग को ले लो, ये कॉर्नर है, मतलब एक चालक तार है, ये सरल रेखा के रूप में हो जाएगा, एक चालक तार के रूप में हो जाएगा। अब पूरे आयतन की जब बात आती है बच्चों तो आयतन मतलब पूरा का पूरा, अंदर बाहर हर जगह। जैसे आप लोगों को पृष्ठ और आयतन में थोड़ा सा कंफ्यूजन बनी रहती है। जैसे डिजिटल बोर्ड है, अभी जो आपको दिख रहा है वो आपका पृष्ठ है केवल, लेकिन इसके संपूर्ण भाग की बात करें तो आयतन हो जाता है। जैसे सिलेंडर होता है, बेलन होता है, बेलन का हम केवल बाहरी पृष्ठ की बात करें तो पृष्ठ हो जाता है, लेकिन पूरे अंदर से बाहर तक की बात करें तो आयतन हो जाता है। सबसे बढ़िया बुक का ही आप एग्जांपल समझो कि पृष्ठ मतलब केवल कोई एक सतह है, लेकिन जब हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन में पूरा आ जाता है बच्चों, अंदर बाहर हर जगह पूरा का पूरा आयतन मतलब पूरा हो जाता है। तो यहां पर हम आयतन क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि अभी हम समझाएंगे ना आयतन में आवेश का वितरण, आयतन, पृष्ठीय घनत्व, ये क्या है। तो आपको ये माइंड में समझ में आ गया होगा कि आयतन की बात जब आ जाएगी तो मतलब कोई भी पदार्थ है उसके अंदर बाहर हर जगह की बात हो रही है, लेकिन जब पृष्ठ की बात आ जाएगी तो कोई भी पदार्थ है उसके सतह की बात की जा रही है। और जब एक रैखिक आवेश की बात आ जाएगी कि रैखिक आवेश में मतलब रैखिक आवेश वितरण हो रही तो मतलब एक चालक तार हो रहा है। ठीक है, बात को समझना, तीनों चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बुक की सहारा नहीं लेंगे, हम बुक के माध्यम से तीनों चीज आपको रियलाइज कराने को। देखो भाई कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसको आप इमेजिनरी मतलब इमेज आपके अंदर होना चाहिए, मतलब थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए कि हाँ भाई वो ऐसा हो सकता है और ऐसा जब होगा तो उसके अंदर ऐसा होगा। हाँ भाई एक चालक तार होगा, उसमें आवेश का वितरण होगा, उसमें एक छोटा सा पृष्ठ होगा, तब उसमें कितना आवेश होगा। तो ये आपके माइंड में इमेज बनना चाहिए, तभी वो चीज आपको क्लियर हो पाता है। ठीक है, तो आवेश कैसे वितरित होता है ये भी मैंने बता दिया। और जरूरी नहीं कि केवल घर्षण से ही आवेश उत्पन्न हो सकता है। 2 पदार्थों को आपस में रखा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, है ना। और इलेक्ट्रॉन जैसे किसी में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसी में कम है ना, तो दोनों को संपर्क में एक चालक तार से जोड़ दिया भैया तो आवेश का स्थानांतरण भी होने लगता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैखिक आवेश वितरण। वितरण मतलब बांटना। जैसे भाई निमंत्रण खाने जा रहे हो,
हलवा पूड़ी सबको मिलती है ना। आपके इधर क्या चलता है, नमकीन वगैरह चलता होगा। कोई भी कार्यक्रम, कोई फंक्शन होता है तो शुरू में क्या करते हैं भैया, नाश्ता लेके आते हैं, भैया जो भी हो, पानी चाय नाश्ता, ये शुरुआत में। तो वो वितरण होता है, हर जगह तक पहुंचाना। तो ऐसे ही हम जब बच्चों आवेश का वितरण एक चालक तार पर करते हैं, कहां पर करते हैं, एक चालक तार पर। चालक तार कैसे हो सकता है, चालक तार कैसे भी हो सकता है, ये हमारा चालक तार है, क्या बच्चों, चालक तार है। इसमें हम आवेश का वितरण कर रहे हैं, वो आवेश का वितरण क्या हो गया, प्लस है, ठीक है बच्चों, ये प्लस है, ये प्लस आवेश वितरण। तो एक चालक तार, एक रेखा है, रेखीय माध्यम में हो रहा बच्चों, तो ये आपका रैखिक आवेश वितरण हो गया। देखिए बच्चों यहां पर, जब आवेश का वितरण, नोट डाउन करिएगा, जब आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक पर समान रूप से निरंतर हो रहा है, लगातार हो रहा है, मतलब प्लस चार्ज इसमें उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब इसका स्थानांतरण दूसरी जगह हो रहा है किसी पदार्थ के साथ, ठीक है बच्चों। अब यहां पर मैंने क्या कहा, रैखिक आवेश वितरण। तो जब आवेश का वितरण किसी चालक में, एक रेखीय चालक है बच्चों, समान रूप से निरंतर होता है, तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब एक चालक तार आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे माइक का वायर है, इसमें भी आवेश का स्थानांतरण हो सकता है, ठीक है, इसमें भी आवेश का स्थानांतरण हो सकता है। और कुछ ना कुछ भाई, यहां से हमने आवाज दिया और यहां से ये वायर आवाज, साउंड को भाई वेव में ले जाकर के कंप्यूटर में ले जाता है, इसके बाद बच्चों ये आपको सुनाई देता है, नहीं तो कैसे होता। तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये चार्ज का ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, तभी तो तरंगे उत्पन्न हो रही है। बिना इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण कुछ संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों क्या कहलाया, रेखीय आवेश वितरण। अब एक शब्द और आता है, रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और यही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। घनत्व का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित एरिया दिया है, उसमें कितने लोग प्रेजेंट है। जैसे एक कमरा है, कमरे में आप 10 लोग बैठे हो, थोड़ा सा घनत्व कम है। वहीं पे 15 लोग आ गए, थोड़ा सा पास पास बैठ गए, तो घनत्व ज्यादा हो जाता है। वहीं पे बच्चों 15 की जगह 25 हो गए, तब तो एक दूसरे से सटकर बैठना पड़ता है, तो वहां पे घनत्व और ज्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक गिलास पानी ले लो, उसमें 1 चम्मच शक्कर डालो, उसका डेंसिटी कम होगा, तनु बिलियन होगा। वहीं पे 2 चम्मच डाल दिया, थोड़ा सा और सांद्र हो गया, घनत्व उसकी बढ़ गई। थोड़ा सा 3 चम्मच और डाल दिए तो फिर और घनत्व। मतलब किसी एक निश्चित क्षेत्र में कितना पदार्थ हम वहां पे रख रहे हैं, तो उसका डेंसिटी कहलाता है। यानी एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही तो आपके आयतन है। लेकिन यहां पर एक चालक तार लिया है, उसमें चार्ज है, आवेश है। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए चालक तार के इकाई लंबाई पर, भाई इसकी जो लंबाई है वो कैपिटल एल है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो कैपिटल एल है। लेकिन इसके एकांक लंबाई की बात की जाए, एकांक लंबाई ये आपका छोटा सा भाग हो गया, और इसकी जो लंबाई है, दोनों के बीच का भाग है बच्चों एकांक लंबाई। और इस एकांक लंबाई में मैं बात करूं कि इस एकांक लंबाई को हम स्मॉल dl से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो चार्ज है बच्चों, इसमें जो चार्ज है, ठीक है, इसमें जो चार्ज है वो आपका dq चार्ज, इस स्मॉल लंबाई में जो आपका चार्ज है वो dq है। कितना बच्चों, dq है। मतलब एक अल्पांश, अल्प भाग में जो आवेश का मान कितना है, dq है। तब हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक तार के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब इसको हम लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और हमने क्या कहा, एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक यदि हम आपसे कह दें तो आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल है मात्रक वगैरह। इसका मात्रक आप लोग बता सकते हो। मात्रक जब निकालोगे प्यारे बच्चों तो मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का क्या होता है, कूलाम। आवेश का क्या होता है, कूलाम। ठीक है प्यारे बच्चों, आवेश का कूलाम, और लंबाई का क्या हो जाता है, मीटर। तो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। इतना आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि भाई क्लास थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। यहां तक क्लियर। इसको हम माना लिखना चाहें तो हम माना मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब यहां पर मान लीजिए अल्प आवेश को मैं रिप्रेजेंट किया हूं, बुक में ऐसा मिल जाएगा तो फिर आप परेशान हो जाओगे कि सर बुक में तो ऐसा था कि थोड़ा सा इसको मैं बना ही देता हूं। बुक में कुछ ऐसा है कि मान लीजिए यहाँ इस पे जो, इसमें आवेश जो है वो आपका टोटल आवेश Q0 है, ठीक है, और यहाँ अल्प भाग पर केवल मैं इतने में बात करता हूं तो वो dq है,
ठीक है, ये चीज मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ये बताता है कि पूरे चालक तार पर क्यू नॉट ऑब्वियस है। अब हम माना लिखना चाहते हैं थोड़ा सा, तो लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्या लिखेंगे कि माना हमारे पास क्या किया जाए। ठीक है, माना कैपिटल एल लंबाई का क्या है बच्चों, चालक तार है। ये तो सबको पता है क्या है, चालक तार है। कैपिटल एल लंबाई का चालक तार है, कैपिटल एल लंबाई का चालक तार है। ठीक है, कैपिटल एल लंबाई का चालक तार है। इसके अल्पांश मतलब छोटे से भाग में, डीएल में उपस्थित आवेश कितना है प्यारे बच्चों, उपस्थित आवेश। अल्पांश की बात की जा रही ना, अल्पांश डीएल लंबाई में उपस्थित आवेश डीक्यू है। तब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, मैंने आपको बताया लैम्डा बराबर क्या बोला गया, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। ये बच्चों आपका रैखिक आवेश घनत्व, यहां पर मैंने पृष्ठीय कर दिया यार, रैखिक आवेश घनत्व तो चल रहा था ना, रैखिक आवेश घनत्व, क्योंकि एक सरल रेखा पर हो रहा बच्चों। क्या हो गया, रैखिक आवेश घनत्व। इसे नोट डाउन कर लो, और मात्रक वगैरह मैंने बता ही दिया है, लास्ट में आप लोग लिख देना बच्चों। ये लैम्डा है ना, इसका मात्रक हो जाए कूलम प्रति मीटर। मतलब हम रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उम्मीद करता हूं रैखिक आवेश वितरण और रैखिक आवेश घनत्व कंप्लीट। अब यदि एक पॉइंट क्लियर हो गया तो दूसरा पॉइंट आपको समय नहीं लगेगा। अब हम ये बात करेंगे कि पृष्ठ पर, जैसे मैंने कहा कि हमारा बुक है बच्चों, ये बुक है और इसके पृष्ठ पर पूरा आवेश बह रहा है, केवल पृष्ठ पर, अंदर नहीं, तो आपका पृष्ठीय आवेश वितरण हो जाता है। डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से ही मजा आएगा। डायग्राम आप लोग इसको आप समझ गए होंगे। एक चीज आपने समझ लिया तो आवेश का वितरण तो वही है, चाहे एक सरल रेखा पर हो रहा हो, चाहे पृष्ठ पर हो रहा हो, चाहे पूरे आयतन पर हो रहा हो, तो सब चीज वही है ना। जैसे मैं बात करता हूं, ये पृष्ठ है बच्चों, और इस पृष्ठ पर आवेश का वितरण हो रहा है, इस पृष्ठ पर आवेश का वितरण हो रहा है। ठीक है, और इस पर जो आवेश का वितरण है वो कितना है, वो Q है। आवेश का वितरण बच्चों, इसमें जो आवेश है वो कितना है, Q है। ठीक है, आवेश कितना है, ये आपका Q है। ठीक है, Q नॉट है। अब इसमें एक छोटा सा अल्पांश भी हम बना लें, एक छोटा सा अल्पांश बना लें, एक छोटा सा अल्पांश बना ली। और ये पूरा पृष्ठ था बच्चों, और इसमें एक छोटा सा अल्पांश डी है, सरफेस। एस क्यों दर्शाया हमने, क्योंकि सरफेस बता रहे हैं। ठीक है, और अल्प पृष्ठ हो गया, इसमें भी आवेश होगा। मतलब पूरे भाग में एक छोटा सा भाग भी ले रहे हैं तो वो घनत्व को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि पूरे भाग में घनत्व हम कैसे निकालेंगे, पूरा आवेश, पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। और इकाई के लिए अपन इकाई क्षेत्रफल पर, ये क्षेत्रफल कहलाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है, लेकिन अंदर तक जब जाएगी तो आयतन कहलाता है बच्चों। ये चीज आपको हमेशा क्लियर रहना चाहिए। तो यहां पर देखिएगा पृष्ठ आवेश वितरण, कि जब किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता रहता है। और जब हम आयतन की बात करेंगे, जब किसी चालक के आयतन पर आवेश का वितरण निरंतर होता रहता है, उसे हम आयतन आवेश वितरण कहेंगे। जब किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान रूप से होता रहता है, उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। मतलब 1 2 बार 3 बार आप लिखा करो, माइंड में फीड किया करो कि हाँ भाई तीनों आवेश का वितरण हमें क्लियर हो गया है ना। कि जब आवेश का वितरण किसी चालक तार के सरल रेखा पर हो रही हो तो आपका रैखिक आवेश वितरण, जब चालक तार के सतह पर, मतलब किसी पृष्ठ के सतह पर, यानी किसी पदार्थ की सतह पर हो रहा हो, उसके क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण हो रहा हो, तो आपको पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। और जब हम किसी पदार्थ के पूरे आयतन पर आवेश का वितरण हो रहा हो, उसे आयतन आवेश वितरण कहेंगे। और जब हम एकांक लंबाई में आवेश की बात करेंगे तो रैखिक आवेश घनत्व, एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एकांक आयतन की बात करेंगे तो आपका आयतन आवेश घनत्व कहला जाएगा। इसे नोट डाउन कर लेते हैं, अपन फटाफट कर लेते हैं। हम बात करते हैं कि माना, बाकी ये तो क्लियर परिभाषा आपको पता होगी। देखिए, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम भाई पहले को हम रैखिक आवेश को लैम्डा से
इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बच्चों? सिग्मा से। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। माना चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। हमने मान लिया है। चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। इसके अल्पांश कौन सा? मतलब छोटा सा भाग। इसके अल्पांश ds में उपस्थित आवेश dq हो तो भाई सिग्मा बराबर कितना होगा? मैंने क्या बताया था? एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। बस कुछ भी नहीं है, इतना ही करना है बच्चों। और मात्रा के यदि कोई पूछे तो मात्रा का आप बता देना। मात्रा का आप लोग लिखोगे तो आवेश का मात्रा कूलाम होता है। क्या होता है बच्चों? कूलाम। और क्षेत्रफल का क्या होता है सर? लंबाई गुणे चौड़ाई मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लें, समय देता हूं, परेशान मत होना, आराम से लिखो और बढ़िया तैयारी करते चलो। एक एक पॉइंट इसीलिए क्लियर कर रहे हैं बच्चों ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए, है ना। इसका यदि विमीय सूत्र निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। आवेश का धारा गुणे समय होता है, इसका विमीय सूत्र आप निकाल सकते हो बच्चों। जैसे विमीय सूत्र हम बात करें ना, इसका किसका भाई? पृष्ठीय आवेश घनत्व का विमीय सूत्र तो धारा गुणे समय होता है। विमीय सूत्र के लिए कूलाम का होता है धारा का एम्पियर बटे समय, और नीचे मीटर स्क्वायर। मतलब बच्चों m है क्या? नहीं है सर। l है क्या? हाँ सर, -2। a है, t है, हाँ, और a है। ये लो, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। इसमें भी करा देता हूं। नहीं, कोई बच्चा कह दे कि सर विमीय सूत्र आपने नहीं बताया, मात्रक बता दिया था, विमीय सूत्र बता देता हूं। विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों? आवेश सही है तो धारा गुणे समय बटा l हो जाएगा। मतलब m आपका 0 हो जाएगा, l का पावर -1 हो जाएगा, t और a हो जाएगा। ये इसका विमीय सूत्र है। नोट कर लेना, कहीं पे पॉइंट कर बना के नोट कर लेना। इसके बाद अपना ये हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं आयतन आवेश वितरण। अब आयतन आवेश वितरण बच्चों पूरे भाग की बात की जाएगी। अब पूरे भाग को प्रदर्शित करने के लिए हम किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे वो आपको समझना जरूरी है। जैसे मैं कहता हूं कि पूरे भाग की हम बात करते हैं। ठीक है, पूरे भाग की बात करते हैं। ये हमारा एक पूरा भाग है, लेकिन अभी ये केवल पृष्ठ दिख रहा है। लेकिन जब हम इसकी मोटाई भी बना दें कि भाई ये इस तरीके से कुछ इस मोटाई रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये मोटाई रहा होगा। ठीक है, आप इसको मोटाई बना दो। ठीक है, इसकी मोटाई जब हम बना देंगे तो ये आयतन को रिप्रेजेंट करने लगेगा। ये मोटाई हो गया, मतलब ये इतना मोटा भी है है ना, मतलब अंदर तक की बात की जा रही है। ये मोटाई बनाने का तात्पर्य है कि भाई हम केवल आवेश का वितरण ऊपर बस पृष्ठ में नहीं कर रहे हैं, आवेश का वितरण हर जगह कर रहे हैं बच्चों, हर जगह कर रहे हैं हम। आवेश का वितरण हर जगह कर रहे हैं। एक छोटा सा यहां हम एकांक आयतन की बात करते हैं तो इसमें भी हम मोटाई बना देते हैं, क्योंकि आवेश का वितरण हर जगह की बात की जा रही है। और अब आवेश का वितरण जो हुआ है इसमें, वो कौन सा आवेश का वितरण हुआ है? प्लस चार्ज हुआ है। अब एकांक आयतन की बात की जा रही है, बस खत्म कहानी। इसमें सब कुछ। अब आप लोग थोड़ा सा माना भी लिख सकते हो ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। अब माना लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको अपन रो से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। सबसे पहले तो आयतन आवेश वितरण कैसे लिखोगे कि जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर हो रहा हो, निरंतर हो रहा हो, लगातार हो रहा हो, तो आपका आयतन आवेश वितरण कहलाएगा बच्चों। ठीक है, इससे r दूरी पर मान लीजिए ऐसा कुछ डिस्टेंस है, रियलाइज करता है r है, ऐसा आपका डायग्राम बना रहता है ना। अब मान लीजिए अल्पांश भाग पर यानी आयतन एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश हो बच्चों, तो इसको हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे। एकांक आयतन में dv उपस्थित आवेश की मात्रा। बस खत्म कहानी। थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर देते हैं। एकांक आयतन में यानी dv, भी पूरा आयतन है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। ठीक है, यदि इसका मात्रक है,
यदि इसका मात्रक है, मात्रक भाई ये आवेश है, आवेश का होता है कूलाम, क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलाम। और यदि मैं आयतन की बात करूं तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी मीटर मीटर मीटर, तो आपका हो जाएगा मीटर का क्यूब। क्या होगा बच्चों, मीटर का क्यूब। कूलाम प्रति मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। और विमीय सूत्र माना मैं नहीं लिख रहा हूं, दो चीजें आप लोगों को बता ही दिया है। तो विमीय सूत्र के लिए द्रव्यमान है नहीं, ठीक है, ml, L 3 है बच्चों। और कूलाम का धारा गुणे समय, तो धारा के लिए A और समय के लिए T, ये आपका हो जाएगा विमीय सूत्र। ये तीनों चीज आपको क्लियर हो गया होगा। और माना लंबा चौड़ा मैं कहानी इसलिए नहीं लिख रहा हूं जितना काम का चीज है बच्चों। हाँ, इससे अलावा आपको पढ़ना भी नहीं है इसमें, है ना, कि आप और ज्यादा पढ़ो तो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने, ठीक है। समय तो ज्यादा नहीं लगा है, बाकी आप लोगों को तीनों चीज क्लियर हो गया होगा, और नहीं होगा तो बताना भाई। अब हम शॉर्टकट में यहां पे बात कर लेते हैं। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना हम बात करेंगे बच्चों। तुलना कैसे देखिएगा, पहले समानता की बात कर लेंगे, फिर असमानता। सबसे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि भाई जो आपका स्थिर वैद्युत बल होता क्या है। स्थिर वैद्युत बल जो है हमारा, मान लीजिए Q1 आवेश है और ये हमारा बच्चों Q2 आवेश है ना, इनके भी जो दूरी है वो r है। तब कूलाम के नियम से भाई दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब के समानुपाती लगाते हैं, मतलब यहां पे समानुपाती हटाते हैं तो के नियतांक लगाते हैं, है ना। ये आपका हो जाता है क्या बच्चों, ये क्या हो जाता है, स्थिर वैद्युत बल कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम हो गया। अब यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है, ये दो चार्ज थे बच्चों, दो आवेश, दो चार्ज थे। लेकिन यहां पे जब हम बात करते हैं, यहां पे आपका दो पिंड है, ठीक है। एक का द्रव्यमान कैपिटल M है और दूसरे का द्रव्यमान स्मॉल m है, और बीच की जो दूरी है वो r है। सेम चीजें हैं, सेम चीजें हैं बच्चों। तो इसके भी जो लगने वाला बल है सेम है, द्रव्यमान के गुणनफल यानी द्रव्यमान का जो परिमाण होगा उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर के एक नियतांक लग जाता है, यहां पे जी नियतांक लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसलिए कैपिटल जी, और कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुआ कि ये हमारा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और भाई यहां पे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम आवेशों के लिए बच्चों स्थिर वैद्युत बल है। ठीक है, अब आप थोड़ा समझना, यदि हम बात करें कि इसको हम निर्वात में लगाना चाहें तो बिल्कुल हाँ सर, आप निर्वात में ये बल लगा सकते हो, यानी बीच में कोई चार्ज ना हो, कोई चार्ज ना हो तब भी ये बल कार्य कर सकता है। तो क्या ये दोनों बल भी निर्वात में, हाँ भाई, पृथ्वी यहां है और सूर्य यहां से कई हजार किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां भी बीच में जरूरी नहीं कि कोई माध्यम हो। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वायु, ऑक्सीजन, विभिन्न प्रकार के गैस है, माध्यम तो है, लेकिन ऊपर चलकर जरूरी नहीं कि माध्यम हो बच्चों, फिर भी ये बल लगता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है। जैसे पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, चंद्रमा पृथ्वी, है ना। इन जितने भी आपको ग्रह तारे पिंड दिख रहे होंगे उनके भी जो लगने वाला बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों निर्वात में भी कार्य करता है, यानी पहला पॉइंट ये हुआ कि ये निर्वात में भी कार्य कर रहा है, यानी कोई माध्यम नहीं है बच्चों फिर भी कार्य करता है। अब देखो जरा, ये भी दूरी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, ये भी भाई दोनों पिंडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ठीक है बच्चों, व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम ये पालन करता है बच्चों। ठीक है, पालन करता है कौन, ये जो आपका स्थिर वैद्युत बल होता है, ये भी आपका व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करेगा। मतलब सेम चीजें, ये समानताएं हैं कि ये जो दो बल हैं, यानी स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, तो निर्वात में भी कार्य करता है बच्चों, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो चाहे स्थिर वैद्युत बल हो, और ये दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों, ये आपका पहला पॉइंट था, नोट करते चलना लास्ट में आप लोग, ये पहला पॉइंट था बच्चों, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा जो पॉइंट है वो बच्चों ये संरक्षी बल है, संरक्षी बल है। ठीक है, और जब ये संरक्षी बल है
तो ये भी आपका संरक्षी बल है। तीसरा पॉइंट ये भी आपका संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब ये होता है कि पथ कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में एक माध्यम है, रास्ते में पत्थर है, पहाड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। संरक्षी बल का मतलब जिसका मान जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, वो आपका बच्चों पथ पर कोई जब डिपेंडेंसी ना हो, है ना, तो वो आपका संरक्षी बल कहलाता है। और जो चौथा समानता है बच्चों, जो चौथा समानता है वो आपका है केंद्रीय बल। चौथा जो समानता है वो है आपका केंद्रीय बल, है ना भाई, केंद्रीय बल, ये भी केंद्रीय बल होता है। अब केंद्रीय बल क्या है वो भी हम बात करेंगे, ये भी आपका केंद्रीय बल होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? केंद्रीय बल, ठीक है, केंद्रीय बल। केंद्रीय बल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि दो पिंड हैं, अब ये मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेगा, मतलब ये इधर बल लगाएगा और ये इधर बल लगाएगा, ये इधर नहीं लगाने लग जाएगा। भाई दो पिंडों के बीच की बल की बात की जा रही है, तो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि ये पिंड इधर इसको खींचना चाहता तो इधर से खींचने लग जाए। हाँ, दूसरा पिंड है उनके बीच लगेगा, बात अलग है, लेकिन अभी इन दोनों पिंडों के बीच जो बल है, इसके जो मिलाने वाली रेखा है इसके अनुदिश ही कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि बल इधर ही लगाने लग जाए, ये वस्तु इसके पास आ जाए, ऐसा नहीं होगा बच्चों। समझ में आया? जैसे Q1 और Q2 दो आवेश है, इनके बीच जो बल का मान है वो केंद्रीय बल है। क्यों? क्योंकि ये मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा, ये इसको, मतलब एक दूसरे को आपस में, है ना, आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। यदि मान लीजिए विपरीत चार्ज है तो प्रतिकर्षित करेंगे, सिंपल है। तो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करे तो आपका केंद्रीय बल कहला जाता है। तो बच्चों समानता में आप लोग क्या क्या लिखोगे? पहला समानता लिखोगे कि स्थिर वैद्युत बल कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम का पालन करता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम का पालन करता है। दूसरा लिखोगे यह बल निर्वात में भी कार्य करता है बच्चों, यह भी निर्वात में कार्य करता है, ठीक है। तीसरा स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी बल है। समानता ही चल रही है ना, समानता, इसलिए आप लोग यदि स्क्रीन शॉट बनाओगे भाई तो थोड़ा सा ले लो, यहाँ पे समानता आपको लिख देता हूं ताकि आप लोग दिक्कत नोट बनाते चलें। और जिसके पास नोट्स नहीं है तो उसके लिए मात्र 100 रुपए चार्ज है। ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। जिस बच्चे को नोट्स चाहिए होगा, है ना, 9685299149। छोटा सा अमाउंट लगता है लेकिन प्रॉपर नोट्स फ्री, है ना, 100 रुपए में फ्री नहीं भाई, है ना, 100 रुपए के बाद जो एक्स्ट्रा चीज उसमें फ्री, ठीक है। अब आप लोग सर फ्री कर दिए, ऐसा नहीं है, नोट्स क्लासेस फ्री है, नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए। हाँ, नोट्स में जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है वो बाद में दे दी जाती है, बाकी नोट्स आपको प्रॉपर मिलेगा, बढ़िया क्लास फ्री रहेगा। यूट्यूब पे कभी भी पेड क्लास चल ही नहीं सकती, तो फ्री ही चलती है ना, है ना। ये चीज 4 चीजें हैं, तो इन 4 चीजों को आप लोग कर लेना बच्चों। अब आप थोड़ा सा अंतर देख लो, क्योंकि मेन तो अंतर है ना। सर कभी अंतर पूछ दिया तो क्या करेंगे? अंतर कैसे निकालोगे? देखो अभी आप लोगों ने देखा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो किस पर निर्भर करता था? पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता था। लेकिन जो आपका ये स्थिर वैद्युत बल था बच्चों, वो आवेशों के बीच लगने वाला बल था। तो पहला अंतर यही हो गया। क्या अंतर हुआ? अब असमानता की बात कर, अभी समानता चल रही थी, अब असमानता। असमानता में पहला नंबर लिखोगे कि भाई ये आवेशों के बीच बल लगता है और ये पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये दो चीज आप लोग अच्छे तरीके से पहले भाई माइंड में सेपरेट कर लें दोनों बलों को, नहीं तो फिर आप पता चला समानता वाला असमानता में लिख दो और असमानता का समानता में लिख दो, ठीक है। कि स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो कहां लगता है? स्थिर वैद्युत बल हमेशा बच्चों दो आवेशों के बीच लगेगा। हो सकता है वो आकर्षण भी कर सकता है, प्रतिकर्षण भी कर सकता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो पिंडों के बीच लगेगा और उस द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है ना? इसके लिए फार्मूला क्या था सर, एक बार फिर से बता दो। F बराबर K/Q1/Q2/R², ठीक है, ये इसका फार्मूला था। इसका फार्मूला क्या था प्यारे बच्चों? F बराबर G M/R²। यहां पे जो बच्चों ये आप लोगों को पता हो गया कि ये दो आवेश के बीच कार्य करता है, ये दो आवेश हैं और ये दो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो पिंडों के बीच लगता है। दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि भाई साहब ये K जो है ना, ये माध्यम है, माध्यम का परावैद्युतांक है।
तो माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर? माध्यम पर निर्भर करता है, और ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता बच्चों। ठीक है, माध्यम पर निर्भर करता है और ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तो दो अंतर हो गए, एक तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, और दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब आप सबको पता होगा कि दुनिया का सबसे खतरनाक जो बल है ना, वो स्थिर वैद्युत बल है। तो ये जो बल होता है वो प्रबल होता है। कैसा होता है बच्चों? प्रबल होता है। और ये जो बल होता है वो दुर्बल होता है। कैसा होता है? दुर्बल होता है। मैं पूरा अंतर लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि भाई क्या करना भाई, लिखूंगा तो 10 मिनट और लग जाएंगे, और इतने में आप लोगों को पता हो गया। देखो मैं फटाफट बोल देता हूं, आप लोग लिख लेना। स्थिर वैद्युत बल क्या है? यह दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो पिंडों के बीच बल लगता है। ठीक है, अंतर में आप लोग दूसरा नंबर लिखोगे, स्थिर वैद्युत बल का मान जो माध्यम पर निर्भर करता है, आवेश किस माध्यम में रखा हुआ है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। निर्वात में हो, कहां भी, कैसा भी हो, है ना। निर्वात में यह भी कार्य करता है, लेकिन माध्यम और निर्वात में भी दोनों में डिफरेंस रहता है। ठीक है, तीसरा चीज, ठीक है बच्चों, माध्यम पर निर्भर करता है। अभी इसके पहले मैंने बताया कि निर्वात पर कार्य करता है, तो निर्वात में भी कार्य करता है, ये भी निर्वात में लगता है, ये समानता हो गया। लेकिन जो माध्यम है, तो माध्यम पर इसका मान बदल जाता है, माध्यम बदलने पर इसका मान बदलता नहीं है। ये चीज है, ये प्रबल बल होता है, ये आपका दुर्बल बल होता है। इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। क्लासेस फास्ट क्यों नहीं आ रही है, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं। इसके पीछे रीजन है आप लोगों का प्यार और सपोर्ट। थोड़ा सा एक दो लोगों को शेयर कर दें, बच्चे ज्यादा जुड़ने लग जाएं, क्लासेस आने लग जाए बढ़िया। अब एक क्लास आ रहा है तो दो क्लास आने लग जाए। लेकिन फिर भी बच्चों आप लोगों का प्यार सपोर्ट बहुत रहता है यार, है ना। आप लोगों का हम सदा आभारी रहते हैं, क्योंकि आप लोग यदि सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्लासेस ही बंद हो जाएगी। इतना जितना ज़्यादा ये मटेरियल मैं यहाँ पे खरीद कर रखा हूँ पढ़ाने के लिए, वो सब बेस्ट हो जाएगा। ये हमारे लिए फिर जीरो, कोई मतलब का नहीं है। 1,65,000 का डिजिटल बोर्ड है, इसको हम ना पढ़ाएं तो अभी किसी को बेचेंगे, बोले भैया 50% आप में दो। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है खरीदने के बाद 50% आप में मांगते हैं लोग, समझ रहे ना। तो ये चीज होता है, लेकिन आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहता है तो हम बहुत खुश रहते हैं। चलिए बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। नोट्स नहीं लें तो कॉन्टैक्ट नंबर दे दियो, मात्र 100 रुपए चार्ज है। नोट्स जरूर ले लें प्रॉपर तैयारी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।